डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी कोर के लिए एमसीक्यू। जो छोड़ना नहीं चाहते स्टूडेंट, जो टॉप करना चाहते हैं, जो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका जो टर्म वन का पेपर दोगे एमसीक्यू का, यानी कि जो आप एमसीक्यू भरोगे अपने ओ एम आर शीट में, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बोर्ड आपका किस तरह के पेपर देगा ये आपको नहीं पता है। और हम हैं जो यहाँ पर आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन, इनके क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इसी तरह से सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। और जो स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बनेंगे उनको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने कितना तैयार किया अपने आप को, आपका जो है पूरा का पूरा आत्म परिचय आपका भी हो जाएगा। यानी कि आप कितने तैयार हैं अपने टर्म वन एग्जाम के लिए उसका पता चल जाएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सभी के आंसर्स को टिक करेंगे हम। और यहाँ पर जो है आप चाहेंगे तो इस पीडीएफ को भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, आत्म परिचय कविता के रचनाकार हैं। तो आत्म परिचय इसके रचनाकार यहाँ पे लिखा हुआ है हरिवंश राय बच्चन। तो पहला जो ऑप्शन आपका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, सौ ऑप्शन आपका जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, आत्म परिचय कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो बुद्ध और नाच घर से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है। तो कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है, स्वयं को जलाने वाली विरह अग्नि दहक रही है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, पंक्ति में भव मौजों से क्या अभिप्राय है। चौथे क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, तो इसका आंसर हो जाएगा संसार की लहरें। ठीक है, यहाँ पर संसार की लहरें जो है इसका आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, कवि किसकी अपेक्षा नहीं करता। तो कवि जो है किसकी अपेक्षा नहीं करता, ये आपको आंसर आना चाहिए। अगर आप तैयार हैं अपने आप को तो समझना चाहिए, साधनों की अपेक्षा नहीं करता। उसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि जो है किसका भार लिए फिरेगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, संसार का भार लिए फिरता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, आत्म परिचय कविता के अनुसार कवि क्या सबको क्या बांट रहा है। तो आत्म परिचय के हिसाब से जो है कवि जो है क्या बांट रहा है, तो सभी को प्रेम बांट रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने जीवन में किस सुरा का पान करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, वो किसका सुरापान करता है, तो स्नेह का सुरापान करता है, यानी कि 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नवा क्वेश्चन है, निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है। निज उर के उद्गार से कवि का क्या तात्पर्य है, तो इसका क्या आंसर होगा। अगर आपने अभी तक पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो अपने हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर में, कवि को संसार प्रिय क्यों नहीं है। संसार प्रिय क्यों नहीं है कवि को, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अ ब स द चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका कौन सा होना चाहिए सही, तो ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी संसार के बदलाव के कारण, संसार की अपूर्णता के कारण, संसार की समान स्थिति के कारण जो है प्रिय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, कवि ने किसका ध्यान नहीं करने की बात की है। तो कवि ने किसका ध्यान नहीं करने की बात की है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है संसार के बंधनों की जो है बात नहीं कर रहा ध्यान करने की, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है 12 नंबर, कवि के अनुसार संसार में किन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो संसार में उन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जो संसार का झूठा गुणगान करने वालों को। ठीक है, तो संसार का झूठा गुणगान करने वालों को जो है क्या होती है, कवि के अनुसार संसार के किन लोगों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो संसार के संसार का झूठा गुणगान करने वालों को जो है उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। उसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता में से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है के रचनाकार, तो आप सभी को पता है इनके रचनाकार भी कौन हैं। तो यस, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। सभी के रचनाकार आपको पता होने चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना। 14 नंबर क्वेश्चन है, जिन दिन जल्दी जल्दी ढलता है के कवि को क्या चिंता है। तो कवि को क्या चिंता है यहाँ पर, तो कवि को चिंता है कि उसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है, उसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं है। उसके बाद में आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, कवि के अनुसार पाथिक रात ना हो जाने के डर के कारण क्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर, चिड़िया की अपने बच्चों का ध्यान आने पर क्या स्थिति हो रही होगी। चिड़िया की क्या स्थिति हो रही होगी ये आपको बताना है। तो चिड़िया की स्थिति कैसी हो जाएगी आपको आइडिया होना चाहिए। आपको मेरे क्वेश्चन के आंसर बताने से पहले आपको आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी तैयारी हो चुकी होनी चाहिए अभी तक तो वह अपने पंखों की उड़ान की गति को क्या करती है, तेज कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो 17 नंबर क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है। तो ये क्या है आपको बताना है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है। तो ये आपका एक गीत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे एक गीत है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति का क्या आशय है। तो इस पंक्ति का जो आशय पूछा गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे पढ़ोगे ऑप्शन, तो कवि से मिलने के लिए कोई भी दुखी नहीं है, ये इसका आशय है। द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 नंबर, थका हुआ होने के बावजूद भी पाथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। तो पाथिक जल्दी जल्दी इसलिए चलता है ताकि कहीं दिन ना ढल जाए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है जो है, कवि से कोई मिलने के लिए कोई आतुर नहीं है। यानी कि कवि से कोई मिलने के लिए कोई आतुर नहीं है, इससे कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे कवि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह सोचकर कवि के पैरों की गति शीतल हो जाती है। यहाँ पर स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि का क्या आशय है। अगर आपने ये प्रश्नों को नहीं देखा तो बाद में पछताने वाला बात मत करना कि आप पछता रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस निचोड़ के निकाले गए हैं आपके सारे चैप्टर में से। तो सारे चैप्टर्स को ध्यान से देख लेना। तो 21 नंबर में पूछा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पे कवि का क्या आशय होना चाहिए। तो आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर आ जाएगा आपका, मनुष्य को अपना लक्ष्य पाने के लिए अडिग और अनवरत चलते रहना चाहिए। स ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, मैं हूँ किसके हित चंचल पंक्ति से कवि का क्या आशय है। तो कवि का आशय यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवि किसी के किसके लिए पथ पर शीघ्रता करे, इसका आशय ये है। ठीक है, कवि किसके लिए शीघ्रता करे। 23वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे से कवि का क्या तात्पर्य है। तो 23वें क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, बच्चे भोजन के लिए माता पिता के लौटने की आशा कर रहे हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका पीडीएफ लिंक मैं दे दूंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आंसर आराम से देख लो, टिक कर लेना और इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना। अभी भी देख रहे हो तो आपका रिवाइज हो रहा है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है, वास्तव में कवि किससे मिलना चाहता है। तो वास्तव में कवि जो है अपने प्रियतम से मिलना चाहता है। इसके बाद में, मुझसे मिलने को कौन विकल्प में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में आपको बताना है, मुझसे मिलने को कौन विकल्प में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार देखने को आपको मिल रहा है, इसमें प्रश्न अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें, प्रश्न अलंकार। द ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 26 और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसके आगे हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। तो दिन जल्दी ढलता है कविता किस काव्य संग्रह से उद्धृत है। तो ये जो है निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से उद्धृत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हुआ आपका सॉल्यूशन पहले पार्ट का। अब देखते हैं हम कविता के बहाने कुंवर कुंवर नारायण सिंह नारायण के जो आपके क्वेश्चंस हैं, इससे कविता के बहाने के इसके आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कविता के बहाने कवि के लेखक कौन है। तो अभी अभी आपने देखा, मैंने बताया अभी कि कुंवर नारायण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, कुंवर नारायण हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे और कविता क्या जानते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर होना चाहिए सेकंड का। तो भेदों के बंधन से ऊपर उठकर एक होना जो है, बच्चे और कविता इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कविता एक बार विकसित होकर क्या हो जाती है। तो कविता एक बार विकसित होकर के अमर व अमिट हो जाती है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में, कवि के अनुसार कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या भिन्नता है। तो इसका क्या आंसर बताओगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा, चिड़िया की उड़ान की सीमा निश्चित है जबकि कविता की कोई सीमा नहीं होती। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, कविता में बच्चों के खेल की तरह होती है। तो कविता में बच्चों के खेल की तरह क्या होती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी विकास की असीम संभावनाएं, अर्थ की व्यापक संभावनाएं और रचनात्मक ऊर्जा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि की उड़ान कौन नहीं जान सकता। तो कवि की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
कविता किसके खेल की तरह होती है? तो कविता किसके खेल की तरह होगी? तो आंसर हो जाएगा बच्चों के। इसके बाद में कवि के अनुसार कविता की समता कौन नहीं कर सकते? तो कवि के अनुसार कविता की समता जो है वो फूल नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसकी उड़ान सीमा या बंधनों से मुक्त है? तो आपको अच्छी तरह से पता है वो है कविता की। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, बिना मुस्कुराए महकने के माने फूल क्या जाने? पंक्ति से क्या आशय है? तो इस पंक्ति से आशय जो है आप स्पष्ट क्या कर पा रहे हैं, कविता के खिलने के मर्म को फूल भी नहीं जान सकता। तो यहाँ पर जो है ये वाला आपका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, यह घर वह घर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है 11वें क्वेश्चन में? तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 12वें क्वेश्चन में, कविता के अनुसार पंखों की समानता किससे नहीं की जा सकती? तो कविता के अनुसार पंखों की समानता जो है वो चिड़िया के पंखों से नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में कवि के अनुसार कविता का खिलना किसकी तरह है? तो कवि के अनुसार कविता का खिलना जो है वो फूलों के खिलने की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर, कविता की विशेषता क्या है, यानी विशेषता है। तो 14 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा? कविता की विशेषता सारी चीज़ें। यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई हैं सारे के सारे आंसर सही हैं। यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है आपका टिक करोगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पे, कविता के अनुसार किसके पंख लगे होते हैं? तो कविता के अनुसार जो है कवि की असीम कल्पनाओं के पंख लगे होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, चिड़िया की उड़ान कैसी होती है? तो चिड़िया की उड़ान जो है वो होती है सीमित। के बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका पूछा गया है, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने पंक्ति का क्या आशय है? तो पंक्ति का जो आशय है वो क्या पूछ रहा है आपसे? तो कवि की इसमें पूछ रहा है आपको कि क्या जाने, इस पंक्ति का आशय बताना है। यहाँ पे आशय आपको दे रखे हैं। 17 क्वेश्चन का जो आशय हो जाएगा वो हो जाएगा, कविता की उड़ान असीमित है, इसे चिड़िया नहीं समझ पाती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 18 नंबर है, कविता के मर्म की तुलना कवि ने किससे की है? तो कविता के मर्म की तुलना कवि ने किससे की है? तो ये आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो फूलों से की है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि ने फूल और कविता के खिलने में क्या अंतर बताया है? तो कवि ने फूल और कविता में खिलने में, फूल क्षणिक होता है जबकि कविता अमर होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कविता के खिलने का मर्म कौन नहीं जान सकता? तो कविता के खिलने का मर्म जो है वो फूल नहीं जान सकता। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फूल कविता की समानता क्यों नहीं कर सकते? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर में पूछा गया आपसे, कविता को फूल के बहाने से किससे जोड़ा गया है? तो कविता को फूल के बहाने से खिलने की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, कविता के बहाने कविता में कवि ने किसके अस्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं? 23वें क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? तो कविता के जो महत्व से या अस्तित्व से जो है जुड़े सवाल, महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। और कविता के बहाने कविता में कवि किसकी यात्रा के बारे में बता रहा है? तो कविता में क्या बता रहा है ये? तो कविता की यात्रा के बारे में बता रहा है। और कवि ने कविता को किसकी उड़ान माना है? तो कवि ने कविता को जो है सीमाओं की उड़ान माना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी हो गई। कवि ने कविता को किसकी उड़ान माना है? तो इस चैप्टर के हिसाब से जो है इसको इसने सीमाओं की उड़ान माना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका कैमरे में बंद अपाहिज, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय ने। तो इस क्वेश्चनों के जो है हम आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स को। पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रचनाकार कौन है? तो अभी देखा रघुवीर सहाय। तो यहाँ पे जो आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स जो पार्ट है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, बता नहीं पाएगा से कविता का कवि का क्या आशय है? बता नहीं पाएगा, तो इसका कवि का आशय है, दुखी व्यक्ति जल्दी से अपने दुखों को व्यक्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, अपाहिज को दुखी करने और उसे कैमरे के सामने रोने पर मजबूर करना किस तरह का प्रदर्शन है?
तो ये प्रदर्शन किस तरह का होने वाला है? तो ये प्रदर्शन होता है उपरोक्त सभी, यानी कि अमानवीयता का, क्रूरता का, झूठी सहानुभूति का, और यहाँ पे उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब इसके बाद में जो है 4 नंबर आपके पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास किससे कराया जाता है? पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास किससे कराया जाता है? तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपाहिज व्यक्ति को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। समर्थ और शक्तिवान लोग कैसे लोगों को दूरदर्शन पर लाते हैं? तो कैसे लोगों को लाते हैं? तो आपको अच्छी तरह से पता है, दुर्बल और अपाहिज व्यक्तियों को। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपाहिज को रुलाने के लिए क्या करता है? तो वो क्या करता है आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वो बार बार प्रश्न करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया वाले कमजोर व्यक्ति से क्या पूछते हैं? तो मीडिया वाले कमजोर व्यक्ति से तभी चूज पूछते हैं, क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? इस तरह से पूछते हैं, तो सारे सब सवाल पूछते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम की सफलता कब मानी जाती है? तो इसकी सफलता जो है, जब दुखी व्यक्ति व दर्शक दोनों रोएंगे, तब जो है उसको सफल माना जाता है। उसके बाद है, अपाहिज व्यक्ति के लिए सबसे कष्टदायक स्थिति क्या होती है? तो अपाहिज व्यक्ति के लिए सबसे कष्टदायक अपने दुख व अक्षमता को पुनः याद करना जो है, ये यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन टिक करेंगे आप। उसके बाद में कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग किया गया है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सभी को पता होगा, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की शैली पर। ठीक है, किस पे व्यंग किया गया है? कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की शैली पर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें पूछा है, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता कैमरामैन को क्या निर्देश देता है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या निर्देश देता है? तो वो निर्देश देता है, कैमरे को बड़ा करके दिखाओ। क्या निर्देश देता है? कैमरे को बड़ा करके दिखाओ। और 12वां है, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर क्या दिखलाते हैं? तो वो दिखलाते हैं अपाहिज की फूली हुई आंखें और उनके होठों की कसम मसाहट। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अपाहिज के साथ किया गया व्यवहार समाज में क्या स्थिति पैदा करता है? तो यहाँ पे 13 नंबर का क्या आंसर होना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा अमानवीय तथा भयानक स्थितियां पैदा करता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से व्यावसायिक लाभ उठाना है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसकी बात करें, पर्दे पर वक्त की कीमत पंक्ति से कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का क्या आशय है? तो इसका आशय जो है, यहाँ पर पैसा बर्बाद करना, समय की बर्बादी और रोने वाले दृश्य को ज़्यादा समय तक न दिखाना, ये उपरोक्त सभी से उसका आशय है। ठीक है, पर्दे पर वक्त की कीमत है पंक्ति से कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का सभी से आशय है। उसके बाद 16वां नंबर जो क्वेश्चन है, अपंगता के स्वयं इशारे करके प्रस्तुतकर्ता का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर जो 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, उसका क्या उद्देश्य है? लोगों के अंदर की करुणा और दया को जगाना। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किसका उदाहरण है? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है, करुण और करुणा की आड़ लेकर सामाजिक संवेदनशीलता का दिखावा करने का जो है ये उदाहरण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है, एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, दर्शकों की संवेदना प्राप्त कर चैनल की को लोकप्रिय बनाना। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन यानी कि स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अवसर खो देंगे पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात कही जा रही है? तो यहाँ पर जो है, अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर जो है, इसके खो जाने की बात हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो कविता में जो है उनकी संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में हम शब्द के लिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो 21 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के लिए। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता किसे कैमरे में
कैमरे पर बड़ा बड़ा करके दिखाने को कहता है। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, अभी तक हमने जो ऑप्शंस दिए हैं और देखे हैं, अभी तक ये पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा अपाहिज व्यक्ति की कुछ ना कह पाने और रोने की स्थिति को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो उनका उद्देश्य है अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के दुख को प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है? तो ये आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए? मानव के विरुद्ध। क्या है? मानव के विरुद्ध। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, मानवता के विरुद्ध। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे, हम पूछ पूछ कर रुला देंगे पंक्ति में कौन सा भाव निहित है? तो पंक्ति में जो आपका भाव निहित है वो बताना है, तो इसमें क्रूरता का भाव निहित है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है 26 नंबर, कविता के अनुसार अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग कैसे हैं? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? तो आपके पास आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, संवेदनशील। संवेदनशील। कविता के अनुसार अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग कैसे हैं? तो वो संवेदनशील हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, 27 नंबर, दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्तियों से कैसे प्रश्न पूछते हैं? तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे संवेदनहीन आना चाहिए, संवेदनहीन। ठीक है, संवेदनशील आपका ए ऑप्शन है, स ऑप्शन आपका संवेदनहीन है, यहाँ मिसप्रिंट है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद जो है 27 नंबर जो क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर से, दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से कैसे प्रश्न पूछते हैं? तो दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से जो है उनकी पीड़ा उभारने वाले प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। अगले चैप्टर में देखेंगे हम कौन से क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो है सहर्ष स्वीकारा है, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित ये जो पूरी की पूरी कहानी है, कविता है, और इसमें जो है हम इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो इसमें पूछा क्या गया है आपसे, कविता शहर स्वीकारा है के रचनाकार। तो आसानी से पता है आपको कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं इसके रचनाकार हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है शहर स्वीकारा है, कविता में कवि किसे संबोधित करके अपने विचार रख रहा है? तो वो जो है वो किसको संबोधित कर रहा है? तो रहस्यमयी प्रेमी को। किसको? रहस्यमयी प्रेमी को। कवि स्वयं के अस्तित्व को अंधेरे में विलीन करना क्यों चाहता है? तो वो इसलिए विलीन करना चाहता है क्योंकि उसका स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसके दिल में कोई झरना है? तो इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? तो प्रेम की अधिकता के कारण। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया कवि क्या सहने में असक्षम है? कवि क्या सहने में असक्षम है? तो अपने प्रिय के प्रेम से उसके चारों ओर उत्पन्न उजाले को जो है सहने में असक्षम है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे छठा क्वेश्चन है, कवि के पास जो भी कुछ है वह उसने सहर्ष क्यों स्वीकारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो कुछ भी कवि के पास है वह उसके प्रिय को भी प्यारा है, इसलिए उसने सहर्ष स्वीकारा है। बी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, कवि स्वयं को दक्षिण ध्रुव के अंधकार में क्यों ले जाना चाहता है? तो इसका राइट आंसर जो आप बता सकते हैं, क्योंकि वह अपने प्रिय के प्रेम व स्नेह के बदले उसे कुछ ना दे सका, इसलिए। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, अपने प्रिय के लिए कवि के मन में क्या है? तो कवि के मन में क्या है अपने प्रिय के लिए? तो यहाँ पे प्यार, संवेदनाएं, आत्मीयता और प्रेम का स्रोत और अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, सब कुछ। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। नौवां जो क्वेश्चन है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। उसके बाद कवि के अनुसार प्रिय का प्रेम व समीपता उसके लिए क्या है? तो उसके लिए ये रमणीय उजाला है। सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कवि के लिए गरीबी कैसी है? तो कवि के लिए जो गरीबी है वो आप बता सकते हैं कैसी है? तो ये बिल्कुल आपका उसको गर्वीली है, वैभवशाली है और स्वाभिमान प्रदान करने वाली, यानी कि उपरोक्त सभी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, मुस्काता चांद
कि कवि ने किससे तुलना की है? तो मुस्कुराता चांद की तुलना जो है कवि ने किससे की है? ये आपका ऑप्शन होगा प्रिय के खिलते चेहरे से। प्रिय के खिलते चेहरे से। कवि के कार्यों के वैभव का कारण कौन है? तो कवि के कार्य का वैभव का कारण उसकी प्रिय है। कवि को सहर्ष क्यों स्वीकार है? तो कवि को सहर्ष क्यों स्वीकार है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसके आंसर में आप लिख दोगे कि इसका अ और ब जो है दोनों सही है, यानी कि उसके जीवन में घटित होने वाले पल और जागृत भावनाएं दोनों अ और ब जो है स्वीकार हैं, इसी वजह से स्वीकार है। उसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कवि अपने प्रिय से किस चीज का दंड पाना चाहता है? तो कवि जो है अपने प्रिय से किस चीज का दंड पाना चाहता है? तो वो पाना चाहता है अपने प्रिय को भूल जाने का दंड। बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देख लेना, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर चल रहे हैं, जाकि आपके 40 के 40 मार्क्स टर्म 1 एमसीक्यू के छूटे ना। 16 क्वेश्चन है, कवि की आत्मा क्या सहन करने में असक्षम है? तो कवि की आत्मा जो है वो क्या करने में सहन करने में सक्षम है? तो कठोरता एवं कठिनाई को। इसको कठोरता और कठिनाई को आत्मा जो है सहन करने में असक्षम है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, कवि के लिए अभिनव और मौलिक क्या है? तो कवि के लिए अभिनव और मौलिक जो है वो क्या है? तो यहाँ पर जो है उसके अनुभव, उसके भाव और उसके विचार, ये सभी के सभी उसके लिए जो है अभिनव और मौलिक हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती पंक्ति से क्या आशय है? इसमें पहले अलंकार वगैरह पूछा था, अभी आपसे इस पंक्ति का आशय पूछा है। तो इस पंक्ति का आशय जो हो जाएगा, कवि को प्रिय की अधिक आत्मीयता व कोमल बर्दाश्त नहीं होती। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है आपको करेक्ट करना है। उसके बाद जो है 19वां क्वेश्चन, कवि किसकी खुशी में अपनी खुशी को देखता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, अच्छी तरह से पता होगा, अपने प्रिय की। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, मीठे पानी का सोता है पंक्ति से कवि का क्या आशय है? तो कवि का आशय जो है यहाँ पर वो ये है कि प्रिय के प्रति मन में प्रेम, स्नेह और आत्मीयता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां जो क्वेश्चन है, कवि दंड क्यों पाना चाहता है? तो कवि दंड पाना चाहता है अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व की पहचान हेतु। उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतर की सरिता से कवि का क्या आशय है? तो कवि का आशय है इससे कि भावों और विचारों और उद्गारों से। ठीक है। इसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, कविता में प्रयुक्त सरिता शब्द किसका प्रतीक है? तो कविता में प्रयुक्त सरिता शब्द जो है वो गतिशीलता का प्रतीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 24 नंबर, कवि के जीवन में अपने प्रिय का क्या स्थान है? तो कवि के जीवन में अपने प्रिय का स्थान सर्वोच्च है। उसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है, कवि स्वयं के लिए किस प्रकार के दंड की कामना करता है? तो कवि जो है अपने लिए घोर अंधेरी गुफाओं या सुरंगों में छिप जाने के दंड की कामना करता है। 26 नंबर, कवि जीवन के हर सुख दुख को किस कारण सहर्ष स्वीकार करता है? तो कवि जो है प्रिय के स्नेह होने के कारण सभी जो दुख को स्वीकार करता है। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, कवि को जीवन की प्रत्येक स्थिति स्वीकार है, इसके इससे कवि का जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है? तो इससे कवि का जो है सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कवि अपनी गरीबी पर गर्व का अनुभव करने को क्यों कहता है? तो कवि अपनी गरीबी पर गर्व का अनुभव करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह जो भी है हमारी अपनी है। क्या? गरीबी हमारी अपनी है, इसलिए। 29वां, कवि को प्रिय का प्रेम किसके समान लगता है? तो कवि को प्रिय का प्रेम जो है वो अनंत निर्झर झरने के समान लगता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और प्रेयसी के प्रेम रूपी झरने से कैसा भाव उत्पन्न होता है? तो स्नेह का, प्रेम का, आत्मीयता का, सभी भाव उत्पन्न होता है। 31वां अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर आगे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन चैप्टर को। कवि द्वारा स्वयं के लिए किस उपमान का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर जो है कवि ने आपका धरती के उपमान का प्रयोग किया गया। कवि द्वारा स्वयं के लिए उपमान का प्रयोग किया गया है, तो धरती के उपमान का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कवि के लिए। अब आगे आते हैं हम ऊषा, जो आपका ऊषा चैप्टर है जिसके लेखक आपको पता है शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता के जो है हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें
तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उषा कविता के रचनाकार कौन है? तो अभी अभी हमने देखा कि शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका स हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए हर चैप्टर के लेखकों के बारे में। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? यहाँ पे सन पूछा गया है, ध्यान रखना। तो सन 1911 में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, सन 1911 में। शमशेर बहादुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शमशेर बहादुर का जन्म जो है देहरादून में हुआ था। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, शमशेर बहादुर का निधन कब हुआ? देखो, जन्म भी पूछा, निधन भी पूछा है। तो निधन कब हुआ था? तो 1933 में। ठीक है, कब हुआ? 1933 में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शमशेर बहादुर सिंह का देहावसान कहाँ हुआ? तो इनका आंसर क्या होना चाहिए आपका? अहमदाबाद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें शमशेर बहादुर सिंह हिंदी काव्य की किस धारा से जुड़े कवि हैं? तो किस धारा से जुड़े हुए कवि हैं? तो ये प्रगतिवाद, नई कविता और प्रयोगवाद, इन सभी से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में उषा कविता में सूर्योदय का कैसा चित्रण किया गया है? तो उषा कविता में सूर्योदय का गतिशील चित्रण किया गया है। उषा कविता में कवि ने कैसे उपमान प्रयुक्त किए हैं? तो उषा कविता में कवि ने जो है ग्रामीण उपमान प्रयोग किए हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, उषा कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें जो है सूर्य उदय का चित्रण किया गया है। कवि ने प्रातःकालीन आकाश को क्या कहा है? तो कवि ने प्रातःकालीन आकाश को राख से लिपा हुआ चौका कहा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या विद्यमान होती है? तो सूर्योदय से पूर्व आकाश में नमी विद्यमान होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा गया आपसे, चौके के गीला होने का क्या भावार्थ है? तो चौके के गीला होने का भावार्थ जो है वातावरण में नमी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, काली सील और स्लेट किस दृश्य को चित्रित करते हैं? तो ये चित्रित करते हैं भोरकालीन अंधेरे को। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नील जल के उपमान के माध्यम से कवि किसे चित्रित करता है? तो कवि जो है इसमें नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित करता है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में जो अलंकार विद्यमान है वो है उपमा अलंकार। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, काली सील पर लाल केसर मलने से कैसा दृश्य सामने आता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर होगा? सूर्योदय से पहले का दृश्य सामने आता है। 17 नंबर है, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले संग से क्यों की है? तो कवि ने प्रातःकाल की जो वातावरण की समानता नीले संग से भोर के समय वातावरण का रंग नीले शंख जैसा बुझा होने के कारण जो है की है। तो ए ऑप्शन जो है आपका इसका राइट हो जाएगा। 18 है, भोर के नभ का सुरमई रंग दर्शाने के लिए क्या उपमा दी गई है? तो यहाँ पर जो उपमा दी गई है, राख से लिपा चौका। स ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और गौर झिलमिल देह किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे गौर झिलमिल देह जो है सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन जो है, भोर का नभ में कौन सा अलंकार है? तो भोर के नभ में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और स्लेट पर या लाल खड़िया चाक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार विद्यमान है वो भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। सॉरी, इसमें जो आपका, यस यस, स यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका भक्तिन पाठ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, बहुत ही घुमाता है इसमें क्वेश्चन को, और हम सारे क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थोड़े से देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बार आप देख लेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है याद रहने वाले हैं। तो भक्ति ने जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भक्ति ने रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी रचनाकार जो है महादेवी वर्मा हैं। द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भक्तिन की विमाता ने उसे उसके पिता की मृत्यु के बारे में क्यों नहीं बताया? तो उसके बारे में इसलिए नहीं बताया, क्यों कि ये सारे के सारे कारण उसमें सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, विमाता को भक्तिन की संपत्ति दिए जाने का डर था, भक्तिन को विमाता उससे ईर्ष्या करती थी, और उसके पिता भक्तिन को अधिक स्नेह करते थे। ये सारे के सारे कारण सही है। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भक्ति ने की सास ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उससे क्यों छिपाया? तो इसका आंसर जो होगा, रोने पीटने की अपशकुन से बचने के लिए। सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, भक्तिन अपने आप को महत्व देने के लिए क्या करती थी? तो भक्तिन अपने आप को महत्व देने के लिए क्या करती थी? अपनी मालकिन को असाधारण सिद्ध करती थी। यहाँ पे आपका सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भक्तिन को उसके पति ने कभी क्यों नहीं पीटा? तो भक्तिन के पति ने उसको क्यों नहीं पीटा? तो उसके सारे कारण सही है कि वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, और भक्तिन परिश्रमी थी और अपने पति से प्रेम करती थी, और गाय भैंस खेत खलिहान आदि में उसका ज्ञान ज़्यादा था। उपरोक्त सभी जो है इसमें आप कर देंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया, अपने सिर मुंडाने के बारे में भक्ति ने लेखिका को क्या तर्क दिया? तो लेखिका को तर्क उसने दिया, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। तो यहाँ पर क्या तर्क दिया? तीरथ गए मुंडाए। बहुत ये फेमस लाइन है। इसके बाद सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा, भक्तिन को लीक छोड़कर चलने का क्या दंड मिला? तो भक्तिन को जो है क्या दंड मिला आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके घर के सभी काम कराए गए। उससे घर के सभी काम कराए गए। आठवां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, भक्तिन में क्या दुर्गुण थे? तो भक्तिन के दुर्गुण बताने हैं, तो यहाँ पर जो है सबको अपने रंग में रंग लेना, हेरा फेरी करना और असत्य बोलना, उपरोक्त सभी गुण थे, दुर्गुण थे। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवा, इसमें लेखिका महादेवी वर्मा के भ्रमण की एकांत साधिन कौन थी? तो लेखिका की एकांत साधिन जो वो भक्तिन थी। उसका 10वां क्वेश्चन है, भक्तिन के पति की मृत्यु कब हो गई? तो भक्तिन के पति की मृत्यु जो है यहाँ पर कब हो गई ये पूछा है, जब भक्तिन 19 वर्ष की थी, और जब भक्तिन का पति 36 वर्ष से अधिक था, और बड़ी बहन का विवाह करने के उपरांत, यानी कि तीनों चीज़ें सही हैं, तो उपरोक्त सभी। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, भक्तिन में किस चीज़ का अभाव नहीं है? तो भक्तिन में जो है किस चीज़ का अभाव नहीं, यानी किस चीज़ की कमी नहीं है भक्तिन में? तो भक्तिन में भाई दुर्गुणों की कमी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में लेखिका और भक्तिन का संबंध कैसा था? तो लेखिका और भक्तिन का संबंध आत्मीयतापूर्ण था। उसके बाद में भक्तिन के लिए अप्रत्याशित अनुग्रह क्या था? तो भक्तिन के लिए अप्रत्याशित अनुग्रह जो है वो था सास द्वारा उसे उसके मायके भेजना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भक्तिन की चारित्रिक विशेषता है। तो भक्तिन की चारित्रिक विशेषता क्या है? तो इसमें सभी की सभी चीज़ें शामिल हैं, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भक्तिन अपने ससुराल क्यों लौट आई? तो भक्तिन अपने ससुराल जो है विमाता के व्यवहार में विशिष्टता के कारण, पति की मृत्यु हो जाने के कारण, अपने अपमान के कारण, तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद में आपका 16 नंबर है, लेखिका भक्तिन की कहानी को पूरा क्यों नहीं करना चाहती थी? तो इसका क्या आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा, लेखिका भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और काक भुसंडी से किसकी तुलना की गई है? तो यहाँ पर जो है 17वें का आंसर क्या बताओगे आप? आपको तो आइडिया हो जाना चाहिए अब तक। तो जेठानियों के काले पुत्रों से। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद कब प्रारंभ हुआ? तो भक्तिन के जीवन का तीसरा प्रतिच्छेद जो है, परिच्छेद जो है, वो तीनों कारणों के बाद प्रारंभ हुआ, तो उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, सास और जेठानियों के ओठ बिचकाकर भक्तिन की उपेक्षा क्यों की? तो यहाँ पर जो है 19 का आंसर क्या बताओगे आप? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने तीनों कन्याओं को जन्म दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, भक्तिन कमाई के विचार से शहर क्यों आई? तो इसका क्या आंसर बताओगे आप? तो इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी सभी चीज़ें आएंगी इसमें शामिल होंगी, तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था? तो भक्तिन का व्यक्तित्व जो है वो दुबले शरीर की छोटी कद वाली थी। ठीक है। कैसी थी वो? दुबले शरीर की छोटी कद वाली। 22वां क्वेश्चन है, भक्तिन की सहज बुद्धि से लेखिका विस्मित क्यों होती थी? तो इसका क्या आंसर आप बताएंगे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। ठीक है। ये सारे के सारे चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन में, भक्तिन को अपने पिता की बीमारी का कब पता चला? तो 23वें का क्या आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए? तो बिल्कुल सही सोचा आपने, जब उसकी मृत्यु हो गई तब। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24, भक्तिन की कमजोरी क्या है?
तो भक्तिन की कमजोरी जो है वो है कारागार जाने की। क्या है कमजोरी? भक्तिन की कमजोरी क्या है? तो कारागार जाने की उसकी कमजोरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें आपसे 25वां, लेखिका के अनुसार भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी? तो लेखिका के अनुसार जो भक्तिन की वेशभूषा थी वो गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, भक्तिन का विवाह कब हो गया था? तो उसका विवाह जो है कब हो गया था? तो आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सही ऑप्शन क्या होगा? तो 5 वर्ष की उम्र में। इसके बाद में भक्तिन का स्वभाव कैसा बन चुका था? तो भक्तिन का स्वभाव जो है वो बन चुका था दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना, ऐसा स्वभाव बन चुका था। 28वां है, भक्तिन के सेवक धर्म की तुलना की गई है। किससे की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद भी होगा, हनुमान जी से की गई है। 29वां क्वेश्चन है, लेखिका भक्तिन को किसके समान पाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अपनी छाया के समान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी का नाम भक्तिन किसने रखा? तो लक्ष्मी का नाम भक्तिन जो है लेखिका ने रखा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर, भक्तिन किसे अन्याय मानती है? तो भक्तिन जो है वो अन्याय मानती है नौकर को अकेला मुक्त छोड़ देने को। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भक्तिन का मूल नाम क्या था? तो सभी को याद होगा अच्छी तरह से, इसमें तो कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं, लक्ष्मी। उसके बाद में 33 नंबर, भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? तो भक्तिन ने लेखिका से प्रार्थना की कि वह उसे उसके वास्तविक नाम से ना बुलाए। उसके बाद में है आपका, भक्ति ने किससे लड़ने को तैयार है? तो भक्ति ने जो है वो सब बड़े लाड साहब से लड़ने को तैयार है। उसके बाद में है आपका, भक्ति ने लेखिका को अपना नाम कब बताया? तो भक्ति ने लेखिका को अपना नाम जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई तब बताया था। उसके बाद आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे, भक्तिन की साहित्यकारों के प्रति सम्मान और सद्भाव की भावना किस पर आधारित थी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेखिका की सोच पर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तब ऊ कुछो करी है धरी है ना बस गली गली गाउत बजाउत फिरे है। तो फ्री है पंक्ति से भक्तिन का साहित्यकारों के प्रति कैसा भाव प्रकट होता है? तो यहाँ पर जो है कैसा भाव प्रकट हो रहा है? अनादर का भाव प्रकट हो रहा है। उसके बाद 28 नंबर है, लेखिका ने किस बात को असंगत माना है? तो लेखिका ने जो है असंगत माना है भक्तिन को नौकर कहना। इसके बाद नेक्स्ट जो है, प्रकाश और अंधकार का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो प्रकाश और अंधकार का उदाहरण भक्तिन और महादेवी के संबंधों की तुलना के लिए दिया गया है। उसके बाद जो है 40 नंबर, लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम किसके कारण से प्रकट होते होते गए? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये उसका भक्तिन के कारण ही जो है जो अनछुए आयाम प्रकट होते गए। आते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन पे, भक्तिन का साहित्यकारों से परिचय कैसे हुआ? तो भक्तिन का साहित्यकारों से परिचय महादेवी वर्मा द्वारा हुआ। उसके बाद 42 नंबर, कवियों के विषय में भक्तिन की क्या मान्यता थी? तो कवियों के विषय में भक्तिन की मान्यता थी संकुचित संकुचित मान्यता थी उसकी। उसके बाद में 43 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन क्या करती थी? तो लेखिका के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन जो है वो बात को इधर उधर करके बताती थी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर है, भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य किसे माना गया है? तो भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य जो है लेखिका को प्रसन्न करना रखना जो है माना गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भक्तिन के शास्त्रास्त्र को स्वीकार करना किसके लिए संभव नहीं था? तो यहाँ पे क्या आंसर बताएंगे आप? तर्क शिरोमणि के लिए। क्या होगा आंसर? तर्क शिरोमणि के लिए। ध्यान रखना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपने पढ़े नहीं पढ़े आपको नहीं पता, लेकिन सारे पाठ में आपके ये क्वेश्चंस बन रहे हैं और बहुत सारे बोर्ड्स में इनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ध्यान रखना है, आपको आगे भी मिलेगा। आपको अभिव्यक्ति माध्यम और संचार के जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे हम। किसकी दशा अपने नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी? तो यहाँ पर जो है किस क्या आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही पहचान लिया आपने, भक्तिन की। उसके बाद में 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, अनाम धन्या
गोपालिका की कन्या संबोधन किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये आंसर जो है आप बता सकते हैं बिल्कुल भक्तिन के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जीवन के दूसरे परिच्छेद से क्या आशय है? तो जीवन के दूसरे परिच्छेद से आशय वैवाहिक जीवन से है। उसके बाद में 49 नंबर, भक्तिन ने कितनी लड़कियों को जन्म दिया था? अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 लड़कियों को जन्म दिया था। लेखिका के अनुसार किसको अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है? तो लेखिका के अनुसार जो है दरिद्र व्यक्ति को, भक्तिन को और महादेवी को, सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे लेखिका के अनुसार पूछा है, तो यहाँ पे 50वें का आंसर सभी को। उसके बाद में शेष इतिव्रत से लेखिका का क्या अभिप्राय है? तो शेष इतिव्रत से लेखिका का अभिप्राय संपूर्ण वर्णन से है। उसके बाद में 52 नंबर क्वेश्चन है, भक्तिन द्वारा अपना असली नाम किसी को नहीं बताने का क्या कारण था? तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि वो नाम की गुणवत्ता का असर उसके जीवन में कहीं भी दिखाई नहीं देता था। जिस जैसा नाम था वैसा कुछ भी उसका जीवन में नहीं था, इसलिए। और 53 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका ने नरोवा कुंजरोवा वाक्यांश किस संदर्भ में कहा था? तो ये वाक्यांश जो है भक्तिन के चरित्र के विषय में बताने के लिए कहा था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट कर लोगे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भक्तिन द्वारा भंडार घर की मटकी में छिपाकर रखे रुपयों को चोरी ना मानने के पीछे क्या तर्क दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यह रुपए का एक स्थान पर संचयन करना है। क्या है इसका तर्क? उसने ये दिया कि यह रुपयों का एक स्थान पर संचयन करना है, ये तर्क उसने दिया। उसके बाद भक्तिन के पुत्र न होने पर उसकी सास द्वारा उपेक्षा प्रकट करना किस कारण उचित था? तो किस कारण उचित था ये पूछा है। तो क्योंकि वह स्वयं 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी थी, तो उसका अपने मन की बात जो है, अपने मन की बात के हिसाब से उचित था। अब आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस भक्तिन चैप्टर का, फिर आगे देखेंगे दूसरे चैप्टर को। छोटी बहू संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो छोटी बहू संबोधन जो है वो भक्तिन के लिए प्रयुक्त हुआ है। और लीक छोड़कर चलने से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, पुरातन तरीके से अलग हटकर नए तरीके से चलना। तो द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अब इसके आगे चैप्टर देखेंगे, बाजार दर्शन। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ये चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें से भी रहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और इन क्वेश्चंस को बड़े तरीके से ध्यान से देख लेना। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 घंटे में आप अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 1-1.5 घंटे में पूरा 1.5 घंटे का पेपर जो आप दोगे वो तैयार हो जाता है। तो इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। तो बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित। पहला क्वेश्चन, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है? तो क्या आंसर लोगे आप? तो यहाँ पर जो है आपको अभी तक तो पता होगा, आपने आंसर सही सोचा भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबक के आकर्षण से। किससे की है बाजार के जादू की तुलना? चुंबक के आकर्षण से। लेखक के मित्र बाजार में क्या लेने को गए थे? तो लेखक के मित्र जो है बाजार में एक मामूली चीज लेने को गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, किसके कारण भक्तिन जी का सॉरी किसके कारण, अभी भक्ति नहीं घूम रहा है, किसके कारण भगत जी का मन जो है बाजार के आकर्षण से विचलित नहीं होता? तो इसका क्या आंसर बताओगे आप? तो निश्चित प्रतीति के बल के कारण, निश्चित प्रतीति के बल के कारण। उसके बाद जो है, बाजार को किससे बढ़ावा मिलता है? चौथे क्वेश्चन का क्या आंसर बताएंगे आप? तो मन के खालीपन से जो है बढ़ावा मिलता है। और लेखक के अनुसार बाजार कब जाना चाहिए? लेखक के अनुसार बाजार जब मन खाली ना हो तब जाना चाहिए। उसके बाद में आदिकाल से सामान खरीदने के विषय में किसकी प्रमुखता प्रमाणित है? तो यहाँ पर जो आंसर आप बताएंगे वो क्या हो जाएगा? पत्नी की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7वां नंबर, लेखक के अनुसार कपट के बाजार हैं, तो कौन से हैं कपट के बाजार? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बताएंगे आप? मानवता के लिए विडंबना है, ठीक है। इसके बाद में जहाँ सद्भाव का हास हो ऐसे बाजार को लेखक ने किसका बाजार बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपट का बाजार। उसके बाद में है, लेखक के अनुसार शून्य होने का अधिकार केवल किसका है? तो लेखक के अनुसार शून्य का होने का अधिकार केवल परमात्मा का है। उसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, पैसे की व्यंग्य शक्ति किसके सामने नहीं चलती? तो पैसे की व्यंग्य शक्ति जो है वो इन सभी के सामने नहीं चलती। आत्मिक शक्ति वाले के पास, नैतिक शक्ति वाले के पास और धार्मिक शक्ति वाले के पास, तो उपरोक्त सभी।
उसके बाद में बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? अभी अभी हमने पढ़ा और आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, जैनेंद्र कुमार। लेखक के अनुसार किस हालात में बाजार के जादू का असर खूब होता है? तो लेखक के अनुसार जो है बाजार का जादू जब जेब भरी हो और मन खाली हो तब होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, लोग भगत जी को चूरन लेने को क्यों उत्सुक रहते हैं? तो लोग जो है भगत जी का चूरन लेने को क्यों उत्सुक उत्सुक रहते हैं? तो यहाँ पे क्या आंसर आप बताओगे? तो यहाँ पे हो जाएगा वे उनके सद्भाव वे उनसे सद्भावना रखते हैं, मतलब उनका जो है क्या करते हैं, सद्भावना रखते हैं उनसे, किससे? भगत जी से। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार ज्यादातर लोग सामान किसके कारण खरीदते हैं? तो लेखक के अनुसार जो है ज्यादातर लोग परचेजिंग पावर के कारण जो है सामान खरीदते हैं। और सद्भाव के ह्रास की परिणति क्या है? तो सद्भाव के ह्रास की परिणति जो है ये सारे के सारे हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में है आपका बाजार मनुष्य को कैसे बेकार बना देता है? तो बाजार मनुष्य को जो है आपका उपरोक्त सभी के कारण जो है बेकार बना देता है। बाजार दर्शन से लेखक का क्या आशय है? तो बाजार दर्शन से लेखक का आशय जो है उपरोक्त सभी से है। उसके बाद में आप आराम से एक एक ऑप्शन पढ़ लेना, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जो है ठाट देकर मन को बंद करके रखना क्या है? तो लेखक के अनुसार ठाट देकर के मन को बंद रखना मूर्खता है। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 19वां है, बाजार में खड़े होकर व्यक्ति को क्या लगता है? तो 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ कितना असंतुलित है और मेरे पास कितना कम। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसके मन में लगता है। इसके बाद में जो व्यक्ति है उसके मन में ये लगता है। उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन पूछा गया, बाजार दर्शन पाठ में किस सद्भावना के ह्रास की बात कही गई है? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा दुकानदार के सद्भाव की और ग्राहक के सद्भाव दोनों की, तो अ और ब दोनों हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखक के अनुसार कपट वाले बाजार का पोषण करने वाला शास्त्र कैसा होता है? तो उसका शास्त्र जो है इनमें सभी चीज़ शामिल होती है, तो ये सभी, द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने चूरण वाले को किसकी संज्ञा दी है? तो लेखक ने चूरण वाले की संज्ञा जो है ये सभी को दी है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 23 नंबर, बाजार की चकाचौंध किन व्यक्तियों को आकर्षित नहीं करती है? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? जिनका एक निश्चित लक्ष्य होता है। उसके बाद में बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसे स्पष्ट किया है? तो बाजार दर्शन पाठ में जो लेखक ने इन सभी को स्पष्ट किया है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 25, पैसे की व्यंग शक्ति क्या कर सकती है? तो पैसे की व्यंग शक्ति जो है सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, पैसे की व्यंग शक्ति किस शक्ति के आगे चूर चूर हो जाती है? तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा नैतिक सबलता के आगे। उसके बाद में 27 नंबर, मोटर गाड़ी से वंचित होना लेखक को क्या प्रतीत होता है? तो मोटर गाड़ी से वंचित होना लेखक को प्रतीत होता है, ये आप सही ऑप्शन जो है विडंबना लिखेंगे, विडंबना प्रतीत होता है। 28 है, लेखक के अनुसार बाजार के जादू की क्या मर्यादा है? तो लेखक के अनुसार बाजार के जादू की मर्यादा वह केवल उन लोगों पर असर करता है जिनके मन खाली होते हैं, ये है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो भगत जी सदैव किस नियम पर डटे रहते थे? तो भगत जी है जो वो सदैव 6 आने से अधिक का चूरन ना बेचना के नियम पर डटे रहते थे। उसके बाद में है आपका बाजार लोगों को आमंत्रित क्यों करता है? तो बाजार लोगों को आमंत्रित ग्राहकों को लूटने के लिए करता है। उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए हूँ पंक्ति में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर जो है आपका मैं शब्द जो है बाजार के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में मुख आमंत्रण कौन सा कार्य करता है? तो मुख आमंत्रण जो है वो कौन सा कार्य करेगा? तो वो करता है ग्राहकों में चाह जगाने का। उसके बाद में नेक्स्ट है, संयमी व्यक्ति पैसे के प्रयोग की आवश्यकता क्यों नहीं समझते हैं? तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? तो यहाँ पे हो जाएगा पैसे जोड़ने पर मन गर्व से भरा रहने के कारण। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फिजूल सामान को फिजूल कौन समझते हैं? तो फिजूल सामान को फिजूल जो है वो संयमी समझते हैं। उसके बाद में पैसा बहाने से क्या अभिप्राय है? पैसा बहाने से क्या अभिप्राय है?
तो इसका आंसर फिजूल खर्ची करना। और 36 नंबर है, लेखक के अनुसार वह कौन सी शक्ति है जो अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। तो कौन सी शक्ति है, वो शक्ति है आपकी पैसों की व्यंग शक्ति। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 37 नंबर, लेखक के अनुसार धूल उड़ाती हुई मोटर गाड़ी हृदय पर क्या छोड़ जाती है। तो लेखक के अनुसार जो है वो हृदय पर व्यंग लीक छोड़ जाती है। उसके बाद में चूरन बेचने वाले का स्वभाव कैसा था। तो आप सभी को पता है चूरन वाले का संतोषी स्वभाव था। उसके बाद में चूरन शीघ्र बिक जाने का क्या कारण था। तो चूरन जो है शीघ्र बिक जाता था चूरन की गुणवत्ता के कारण। बाजार का जादू उतरने पर क्या पता चलता है। तो बाजार का जादू उतरने पर आकर्षित करने वाली चीजें हमारे जीवन में महत्व नहीं रखती, ये पता चलता है। उसके बाद में 41 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार व्यक्ति को बाजार की चकाचौंध के बीच खड़े होकर क्या अनुभव होने लगता है। तो लेखक के अनुसार जो है उसे और सामान खरीदने की आवश्यकता जो है इसका अनुभव होने लगता है। अजी आओ भी पंक्ति से कौन सा भाव स्पष्ट हो रहा है। तो अजी आओ भी पंक्ति से उसे बाजार से निकल जाना चाहिए, ये जो है भाव सॉरी यहाँ पे तो आपका 42 नंबर है ना, तो इसमें आपका आकर्षण का भाव अजी आओ, क्योंकि आपको पुकारा जा रहा है अजी आओ, आकर्षण का भाव स्पष्ट होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, जिसमें आपका 43 नंबर, पैसे को जोड़कर गर्व का अनुभव कौन करते हैं। तो पैसे को जोड़ करके गर्व का अनुभव जो है बुद्धि व संयम से काम लेने वाले व्यक्ति करते हैं। उसके बाद में 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, पैसे की पावर का रस किसमें है। तो परचेजिंग पावर में है। किसमें है रस, वो परचेजिंग पावर में। और अंतिम क्वेश्चन है इसका, फिर अगले चैप्टर को देखेंगे जो आपका अगला चैप्टर है। तो यहाँ पर जो है बाजार दर्शन किस विद्या की रचना है। तो दर्शन जो है ये विद्या निबंध रचना है। ठीक है, निबंध की रचना है। अब अगले हम चैप्टर की बात करते हैं, तो जिसमें हमारा जो आएगा सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग को देखेंगे। सिल्वर वेडिंग में कौन लेखक है, मनोहर श्याम जोशी। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है तो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड ये चैप्टर लगेगा। अगर आपके टीचर ने अच्छे से समझाया तो और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है। तो मनोहर श्याम जोशी। कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पार्टी के दिन यशोधर बाबू अपनी शाम की पूजा का समय क्यों बढ़ा देते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे चाहते हैं कि पार्टी में आए लोग खा पी कर जाएं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यशोधर बाबू ने किसे सुस्त ठहराया। तो यशोधर बाबू ने जो है दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया। ध्यान रखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे मेन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस देख रहे हैं आप चैप्टर वाइज। इनको जरूर एक नज़र मार लेना, इसमें कोई समय व्यतीत नहीं होगा और ये आपके काम ही आएगी। आप इधर उधर से कुछ पढ़ोगे ढूंढोगे उसमें समय व्यतीत होगा, तो आप यहाँ पे एक बार ज़रूर इसको देख लें। जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 40 में से 40 लाना चाहते हैं, तो उनको इन क्वेश्चनों को ज़रूर एक बार देखना चाहिए। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सिल्वर वेडिंग कहानी में बुजुर्गों के प्रति कम होती सम्मान की भावना क्या व्यक्त करती है। तो यहाँ पर हाशिए पर जाते मानवीय मूल्यों को, इस पे हाशिए पे जाती मानवीय मूल्यों को प्रकट करती है। और सिल्वर वेडिंग पार्ट में किशन दा कौन थे। तो सिल्वर वेडिंग पार्ट में किशन दा जो है यशोधर बाबू के आदर्श थे। आपको तो सारे आंसर्स, ज़्यादातर आंसर्स आपको पता होने चाहिए। किशन दा ने यशोधर बाबू को कपड़े बनवाने के लिए कितने पैसे उधार दिए। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे 50 रुपये होगा आंसर। उसके बाद में 7वां नंबर क्वेश्चन है, 5 बजे दफ्तर छूटने के बाद यशोधर जी घर कब पहुँचते हैं। तो 5 बजे छूटने के बाद में वो 8 बजे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग कहानी के मुख्य पात्र द्वारा परंपरागत सिद्धांतों को अपनाकर उसके निजी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। तो क्या प्रभाव पड़ा ये आप बता सकते हैं। तो उसका अपने परिवार के बीच तालमेल नहीं बैठता था। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, यशोधर बाबू ने प्रतिदिन दफ्तर से लौटते समय क्या नई प्रथा अपना ली थी। तो उन्होंने अपनी एक नई प्रथा अपनाई थी, जो कि ये सारों को उसमें सम्मिलित किया। बिरला मंदिर जाना, स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाना, उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनना, उपरोक्त सभी। उसका 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे,
किशनदा ने यशोधर पंत को क्या नाम दिया था? तो उसको कहा था मेस के रसोइये का। क्या नाम दिया था? मेस के रसोइये का। उसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है, यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर सटीक विकल्प आपको बताना है। तो बच्चों से क्या अपेक्षा करते थे वो? तो उनके बच्चे अब घर की सभी जिम्मेदारियों का भार उठा अपने ऊपर ले लें, ये वो अपेक्षा करते थे। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन जो है, यशोधर बाबू के बच्चों को उनके पिता की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती थी? बच्चों को अच्छी नहीं लगती थी तो साइकिल सवार होना। क्या? साइकिल सवार होना। यशोधर बाबू के बच्चों को उनके पिता की कौन सी बात अच्छी नहीं, तो साइकिल सवार होना उनको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया, चड्ढा ने यशोधर बाबू की घड़ी के बारे में क्या कहा? तो चड्ढा ने यशोधर बाबू की घड़ी के बारे में कहा चूनेदानी। क्या कहा? चूनेदानी। ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी घुमा दे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर आना, उल्टा पूछ ले कि चूनेदानी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पे बताइए। तो यशोधर बाबू की घड़ी के बारे में। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चन घुमाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आपने पढ़ा लेकिन आपने समझा नहीं। तो जल्दबाजी ना करें और ढंग से समझ लें। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, चड्ढा ने यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के नाम पर कितने रुपए मांगे? तो उसने 30 रुपए मांगे। कितने रुपए मांगे? 30 रुपए मांगे। उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी किस कारण उनसे विपरीत सोच रखती थी? तो आधुनिक जीवन मूल्यों को अपनाने के कारण जो है उसका सोच जो विपरीत था। 16वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा रेमजे स्कूल अल्मोड़ा से पास की थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि सिल्वर वेडिंग से क्या तात्पर्य है? तो सिल्वर वेडिंग से हमारा तात्पर्य जो है वो है शादी की 25वीं सालगिरह से। ठीक है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 18वां, किशन दा का पूरा नाम क्या था? तो किशन दा का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, तो कृष्णानंद पांडे। उसके बाद में नेक्स्ट, यशोधर बाबू के साथ किसने बदतमीजी की थी? तो आपको याद होगा, इस कहानी को पढ़ा है आपने, बता दीजिए आंसर। असिस्टेंट ग्रेड में आए नए लड़के चड्ढा ने। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वें के बाद में 20वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें बताना है आपको, यशोधर बाबू की शादी कब हुई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, सनों वाले क्वेश्चन काफ़ी घुमाऊ होते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो उनकी शादी 6 फरवरी 1943 को हुई थी। उसके बाद 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 21 नंबर में पूछा है आपसे, किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता नहीं कर पाए थे, क्योंकि कहानी सिल्वर वेडिंग के आधार पर आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिससे वे नाराज नहीं करना चाहते थे, इस वजह से जो है उसकी मदद नहीं कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार यशोधर बाबू शादी की सालगिरह मनाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो क्योंकि वे इसे पश्चिम की निकल मानते थे। ठीक है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट जो 23 नंबर क्वेश्चन है, यशोधर बाबू गोल मार्केट वाला क्वार्टर क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? आपने कहानी तो पढ़ी है, क्योंकि वहाँ किशनदा की यादें थीं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यशोधर बाबू को किशनदा के संदर्भ में किस बात का दुख था? तो यशोधर बाबू को किशनदा के संदर्भ में उनका बुढ़ापा सुखी ना होना, इस बात का दुख था। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यशोधर बाबू जल्दी घर लौटना क्यों नहीं पसंद करते थे? तो इसका आंसर तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या बताऊँ। उनका अपनी पत्नी और बच्चों से मतभेद होने लगा था, इसलिए। उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन है, यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी किस प्रकार मिली? कहानी के हिसाब से आपको बताना है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उनके मित्र किशनदा की सहायता से। उसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व निर्माण में किशनदा ने कैसे योगदान किया था? तो इसका क्या आंसर बताएंगे आप? तो इसका आंसर हो जाएगा कि नौकरी लगवाने के साथ जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर दिशा निर्देश दे करके जो है उन्होंने योगदान दिया था। 28 नंबर, यशोधर बाबू अपनी पत्नी के विद्रोह का मजाक क्या कहकर उड़ा देते थे? तो इसका क्या आंसर लिखेंगे आप? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारी चीज़ें वो बोलते थे, उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो 29 नंबर, किशन दा यशोधर बाबू को रोज सुबह जल्दी किस कारण उठाते थे? तो किशन दा का
रीज़न क्या था उठाने का? तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए, इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की कितनी संतानें थी? ये क्वेश्चन अच्छा है, कितनी संतानें थी सभी को याद होना चाहिए, कितनी? 4। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, यशोधर बाबू को अपने पति से क्या शिकायत थी? यशोधर बाबू को अपने पति से ये सारी की सारी शिकायतें थी, तो यहाँ पर जो है आपका ये हो जाएगा, यशोधर बाबू को अपने पति पत्नी से, पत्नी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा जो है आप सही कर लेना, ठीक है, क्योंकि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने उनका कभी पक्ष नहीं लिया, ठीक है, तो इस तरह से जो है थोड़ी शिकायतें थी, तो क्वेश्चन में मिस्टेक थोड़ा सा देख लेना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका बात करें, 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका जस्ट उपरोक्त सभी हो जाएगा। यशोधर बाबू को का बड़ा लड़का कहाँ नौकरी करता था? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? विज्ञापन संस्था में। ए ऑप्शन जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है 33 नंबर क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की लड़की उन्हें क्या धमकी देती थी? तो 33 नंबर का क्या आंसर बताओगे आप? सही सही, तो अमेरिका चले जाने की धमकी देती थी। उसके बाद में 34 नंबर, यशोधर बाबू ने जब बेटे का उपहार में दिया हुआ ऊनी गाउन पहना तो उन्हें कैसा लगा? तो उनको जो है ऐसा लगा जैसे उनके अंगों में किशनदा उतर आए हों, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपका 35 नंबर, सिल्वर वेडिंग कहानी में जो हुआ वाक्य से क्या अभिव्यक्त हो सकता है? ये आपको बताना है सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार। तो यहाँ पर जो 35 नंबर का आंसर होगा किशनदा की निराशा, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका 35 नंबर में ये आंसर हो जाएगा। 36 नंबर है, यशोधर बाबू को अपने बच्चों की कौन सी बात सही लगती है? तो बच्चों की जो बात सही लगती है वो होती है डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरने को अपनी भूल मानना, ये बात जो है उन्हें सही लगती है। उसके बाद में 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन में, यशोधर बाबू ऑफिस में दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कैसे करते थे? तो छुट्टी के समय चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके, तो यहाँ पे भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपका जो है सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा का महत्व किस रूप में है? तो किशन दा का महत्व जो है उन्हें गुरु मानते हैं, इस रूप में है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सिल्वर वेडिंग पार्ट के अनुसार पश्चिमी सभ्यता के आधुनिकरण के कारण क्या समाप्त होते जा रहे हैं? तो ये सारे मानवीय मूल्य, अपनों के प्रति आत्मीयता, सब कुछ समाप्त होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे। 40 नंबर है, यशोधर बाबू की सालगिरह के दिन आंख क्यों भर आई? आपको कहानी के हिसाब से बताना है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें यह नहीं कहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, आप ठंड में बाहर नहीं जाइएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है 41 नंबर, 44 क्वेश्चन है इसमें। तो 41 नंबर है, सिल्वर वेडिंग कहानी में बुजुर्गों के प्रति कम होती सम्मान की भावना क्या व्यक्त करती है? तो व्यक्त करती है ये हाशिए पर जाते मानवीय मूल्यों को, ठीक है। और सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू ऑफिस के माहौल का तनाव कैसे कम करते हैं? तो वो जो है ऑफिस का तनाव कम करने के लिए ऑफिस से जाते समय जो है चुटकीली बातें करते हैं, उससे उनका तनाव जो है कम होता है। 43 नंबर, यशोधर बाबू द्वारा विपरीत परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास का क्या परिणाम होता है? तो ये बताना है आपको। तो इसका परिणाम जो है उनके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है, ये परिणाम होता है। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन फिर अगला देखेंगे, यशोधर बाबू का आधुनिक विचारों के पक्ष में न होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो ये संकेत करता है यशोधर बाबू के सिद्धांतवादी व्यक्ति थे इस ओर, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे आलेख, फीचर और संपादकीय जो क्वेश्चंस हैं आपके, इनके प्रश्नों के उत्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, इनके उत्तर आप जो है सोच भी नहीं सकते कि इसमें कहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे। तो इन सभी चीज़ों में इसमें हम 24 प्रश्न देखेंगे, और आगे जो है संचार, जनसंचार और आपका जो माध्यम है उसके भी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नों की सीरीज़ को। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आलेख लेखन की
भाषा कैसी होनी चाहिए, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि कैसी वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है सरल भी, सुगम भी, प्रभावी भी, ये सभी होनी चाहिए। आलेख का आमुख तथा समाप्ति का अंश कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होना चाहिए, निष्कर्षक परक, ठीक है, निष्कर्ष परक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आलेख एक विद्या है, किसकी विद्या है आलेख, तो आलेख जो विद्या है गद्य लेखन की विद्या है। इसके बाद में किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखलाबद्ध तर्कपूर्ण और विशेषात्मक प्रस्तुति को क्या कहते हैं, तो इस प्रस्तुति को हम क्या कहते हैं, आंसर आपको पता होना चाहिए, सही आंसर बता दीजिए। आलेख कहते हैं, सही है। और निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फीचर लेखन का तत्व है, तो इसमें से कौन सा तत्व जो फीचर लेखन का तत्व है, तो यहाँ पे परिवेश जो है फीचर लेखन का तत्व है। ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो ज्ञानवर्धन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ज्ञानवर्धन करना, सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है, तो इसमें से फीचर लेखन का चरण जो है चरमोत्कर्ष नहीं है। उसके बाद में आपका निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक फीचर जो है ये फीचर लेखन का प्रकार नहीं है। फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ किसका समावेश होता है, तो यहाँ पर जो है रचनात्मकता का समावेश होता है। फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो फीचर लेखन के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। तो द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां है, फीचर क्या है, तो फीचर जो है आपका एक क्या है, तो किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख जो है फीचर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में है, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है, तो फीचर की विद्या कौन सी है, तो फीचर जो है विषय प्रधान विद्या है। उसके बाद जो है आपका 13 क्वेश्चन है, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है, कैसा होता है, नीरस होता है या सरस होता है या फिर मनोरंजक होता है, कैसा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मनोरंजक होता है। इसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 14 नंबर में है, फीचर समाचारात्मक निबंध रूपक है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम हलचलों का शब्द चित्रित होता है। फीचर की ये परिभाषा किसने दी है, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, डॉक्टर विवेकी राय ने। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। एक श्रेष्ठ फीचर लेखन का आवश्यक गुण है, कौन सा वो गुण है आवश्यक गुण, तो यहाँ पर जो विश्वसनीयता, सरलता, सहजता सब कुछ आएंगे, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में फीचर निम्न में से किसका प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है, फीचर किसका महत्वपूर्ण और प्रमुख अंग है, तो समाचार पत्र का जो है ये प्रमुख और महत्वपूर्ण अंग है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपसे, फीचर शब्द मूल रूप से किस शब्द से निर्मित है, तो इसका क्या आंसर होगा, फैक्ट्रा। किस शब्द से निर्मित है, फैक्ट्रा शब्द से जो है ये निर्मित है। आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वें में फैक्ट्रा शब्द किस भाषा का है, तो ये भाषा जो है ये कौन सी है, तो लैटिन भाषा है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, फीचर शब्द का अर्थ क्या है, तो फीचर का अर्थ होता है रूप रेखा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन जो है, फीचर लेखन का प्रथम चरण है, तो फीचर लेखन का प्रथम चरण क्या होता है, तो शीर्षक। उसके बाद में निम्न में से किसे समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है, तो निम्न में से किसे समाचार पत्र की पत्र का आत्मा कहा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि संपादकीय पृष्ठ जो है उसकी आत्मा कहलाती है। उसके बाद में संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है, तो ये दायित्व जो है ये होता है संपादक, सहायक संपादक और संपादक दोनों का, तो यहाँ पे अ और ब दोनों आ जाएंगे। 23वां नंबर जो क्वेश्चन है, संपादकीय के द्वारा समाचार पत्र किस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, तो ये अपनी राय व्यक्त करते हैं किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर। उसके बाद में आपका 24वां नंबर जो क्वेश्चन है, समाचार पत्र में किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पर प्रकाशित किए जाते हैं, तो ये जो है किस पृष्ठ पर जो है संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा संपादकीय पृष्ठ पर। अब हमारा जो अंतिम है, संचार, जनसंचार और जनसंचार माध्यम के प्रश्न उत्तर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये 2019 में भी प्रश्न आ चुके हैं, इसको ध्यान देना। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है, चर का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो मेरे हिसाब से तो आपको सबको चर शब्द का जो है आंसर तो पता ही होगा, यानी कि चर चर शब्द क्या है, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ है ये आपको पता होगा।
तो आपका अगर ऑप्शन सही है तो आप हमें बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। तो इसका जो आंसर है चलना, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर चलना। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको आंसर्स जो है सही तरीके से ध्यान रहने चाहिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें मुझे रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। 2019 और 20 में दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऊपर वाला क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का मूल तत्व जो है जिज्ञासा है। ये 2019 में आया हुआ है। और अमर उजाला समाचार पत्र है, तो ये 2019 में फिर से पूछा गया है। तो ये चौथा जो आपका इसका समाचार पत्र है, तो हिंदी का समाचार पत्र है। आप सभी को पता है, आपने पढ़ा भी होगा। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है, तो क्या विशेषता है सबसे बड़ी, वो विशेषता है स्थायित्व। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, दिन में कहीं भी किसी समय कोई छोटी मोटी घटना या परिवर्तन का शब्दों में वर्णन क्या कहलाता है, तो वो हमारा जो कहलाता है समाचार। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है। तो पत्रकार जो है वो ना तो आपका लोक सेवक भी होता है, लोक प्रतिनिधित्व हो और लोक नायक, ये सभी के सभी पदवी धारण करता है। उसके बाद में आपका आठवां क्वेश्चन है, वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। तो वर्तमान पत्रकारिता का स्वरूप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है। कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय है। उसके बाद नौवां जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करें तो भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार कई सेट्स में आ चुका है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। और इसका जो आंसर होगा आप कौन सा बताएंगे, उदंत मार्तंड। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट समय होगा वो 1826। 11 नंबर, उत्तंद मार्तंड नामक समाचार पत्र को संपादित, प्रकाशित और मुद्रित करने का सम्मान किसे प्राप्त है, यानी कि कौन है इस सम्मान के हकदार। तो इसके युगल किशोर शुक्ल जो हैं सम्मान के हकदार हैं। उसके बाद में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कलकत्ता। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है। तो हिंदी के दैनिक समाचार पत्र का नाम जो है वो होगा सत्य दीपक। ध्यान रखना है, आपको सारे प्रश्नों के आंसर ऑलरेडी पता होने चाहिए क्योंकि आप अब रिवीजन में देख रहे हो। 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो वर्तमान समय में जो है समाचार ये सभी जगह से प्राप्त हो रहे हैं, समाचार समितियों द्वारा, इंटरनेट द्वारा और प्रेस विज्ञापितों द्वारा। तो यहाँ पे इन सभी के द्वारा आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है। तो संपादन करने वाले व्यक्ति में जो है निपुणता, मेगा की और प्रेरणा की, इन सभी की आवश्यकता होती है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, संपादक को उनके विविध कार्यों में सहायता प्रदान करना किसका कार्य है। तो ये जो कार्य है संयुक्त संपादक का है, ठीक है। असिस्टेंट संपादक होता है उसका, जॉइंट संपादक होता है उसका होता है। उसके बाद में आपका जो है 17 नंबर, कंपोज की हुई सामग्री में त्रुटियों को चित्रित करने का कार्य जो है वो क्या किसका है। चिन्हित करने का कार्य किसका है, चिन्हित है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, ये मिसप्रिंट है। तो ये कार्य जो है ये किसका है, तो ये कार्य जो है ये हमारा प्रूफ रीडर का है। किसका है कार्य, ये प्रूफ रीडर का। थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो उसको रिवीजन कर लेना ढंग से, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। और आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार ज़्यादा तरीके से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम, समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं उसको, तो उसको हम बोलते हैं लीड। इसका आंसर लीड हो जाएगा। संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो ये स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर हरि मोहन का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समाचार पत्र की पृष्ठ सज्जा से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारे के सारे संबंधित है इसमें, पृष्ठ सज्जा में सभी आते हैं तो ये सभी।
इसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 21 नंबर में पूछा गया आपसे, समाचार पत्र में साक्षात्कार छापने की प्रणाली कब शुरू हुई? यानी कि इंटरव्यू छापने की प्रणाली कब शुरू हुई? साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 1859 में, 1859 में। तो बी ऑप्शन आप इसमें करेक्ट करेंगे। और 22 नंबर है, हिंदी समाचार पत्र में साक्षात्कार विद्या का शुभारंभ कब हुआ? तो हिंदी समाचार पत्र में साक्षात्कार विद्या का शुभ आरंभ जो है ये माना गया 1905 में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। 23 नंबर में पूछा गया, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सभी को पता होगा कि आय का प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? तो समाचार पत्र की बिक्री भी है और विज्ञापन भी है। तो उपरोक्त दोनों जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम प्रेस आयोग का गठन जो है 1952 में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सूचनाओं को परस्पर बांटना, जिज्ञासाओं का समाधान, विचारों की अभिव्यक्ति, ये सभी के सभी शामिल हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना आप जैक में। इसके बाद जो है आपका 26, जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो जनसंचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो यहाँ पर जो है आपका ये सभी के सभी जो है जनसंचार प्रक्रिया का प्रमुख तत्व हैं, तो ये सभी आ जाएगा। 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि अंतवैयक्तिक संचार के बड़े रूप को क्या कहते हैं? तो उसको समूह संचार कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमें जो है कि जनसंचार। सिंपली जनसंचार को, संचार की प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर जो है होना जनसंचार कहलाता है। 29वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है? ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में नहीं हो तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आए कि पूछा क्या गया है। तो निम्न में से कौन संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है? तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो क्या नहीं है? तो ग्रहणकर्ता जो है ये महत्वपूर्ण घटकों में शामिल नहीं है। उसके बाद 30वां जो क्वेश्चन है, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया है? तो नई संचार भाषा को जन्म देने का काम जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो संकेत अक्षरों और कूटपादों की जो है अधिकता है या प्रचुरता है। उसके बाद में 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो संचार के मुद्रण माध्यम में जो है ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ पे जो है आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर, मुद्रण का जन्म कहाँ पर 868 ईस्वी में हुआ था? तो 868 ईस्वी में इसका जन्म जो है चीन में हुआ था। उसके बाद में अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में किसका हाथ होता है? तो अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में जो है वो लेखक का हाथ होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सभी कुछ, यानी कि साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, सब कुछ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो वो है हमारा अखबार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सी साइट भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है? तो उसको हम कौन सा जो है साइट भुगतान के बाद ही देख सकते हैं? तो वो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया टुडे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली साइट किसे कहा जा सकता है? तो भारत की पहली साइट जो है वो हमारा रीडिफ को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका इंटरनेट है। तो इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट जो है ये केवल एक टूल है। ठीक है, क्या है? ये एक टूल है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 40, इंटरनेट पर पत्रकारिता के कितने रूप हैं? तो इंटरनेट पर पत्रकारिता के जो हैं वो आपके पहला और दूसरा यानी कि दोनों रूप हैं। तो यहाँ पे अ और ब दोनों आ जाएंगे। 100 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला? तो भारत में जो पहला छापाखाना खुला वो गोवा में सन 1556 में खुला। गोवा में 1556 में। इसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? तो ये कौन सा अखबार है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है? तो वो है प्रभा
साक्षी। द ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है? तो इसका आंसर जो है आप बता सकते हैं, बीबीसी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पत्रकारिता में इंटरनेट का कार्य है, तो पत्रकारिता में इंटरनेट का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है आपका सारे के सारे कार्य हैं, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाएगा। 45 नंबर है, इंटरनेट द्वारा एक सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से एक सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? तो कम से कम 70,000 जो है एक सेकंड में शब्द भेजे जा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 46, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जनसंचार माध्यम है? तो इनमें से जो प्रमुख जनसंचार माध्यम है वो सारे के सारे ही माने जाते हैं, तो ये सभी। उसके बाद में 37 नंबर है, किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? तो किसी भी माध्यम के लेखन के लिए माध्यमों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद में 48 नंबर, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जो है वो जाता है तहलका.com को। किसको जाता है? तहलका.com को। उसके बाद में 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ हुआ, तो ये जो हुआ था ये वेब दुनिया से हुआ था, तो यहाँ पर आपका 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इंटरनेट पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है? तो इंटरनेट पत्रकारिता जो है ये 4 प्रकार की होती है। उसके बाद में विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है विश्व स्तर पे? तो ये आपका तीसरा दौर चल रहा है। उसके बाद में रेडियो में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? तो आपको अच्छी तरह से पता है रेडियो में कौन सी सुविधा होती है और कौन सी नहीं होती है। तो यानी कि एक ही समाचार को कभी भी और कहीं भी सुनने की सुविधा नहीं होती है। किसी ढूंढ शब्द के अर्थ को समाचार के दौरान नहीं ढूंढ सकते। तो ये सारे के सारे यानी कि उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। 53 नंबर की बात करते हैं, तो 53 नंबर में आपसे पूछा गया रेडियो और टीवी के लिए भाषा कैसी होनी चाहिए? तो रेडियो और टीवी की भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए? तो छोटे, प्रभावी और सब कुछ, यानी कि यहाँ पे भी उपरोक्त सभी आ जाएगा। 54 नंबर है, टीवी में किस तरह के शब्द सहज माने जाते हैं? तो टीवी में जो है ये सारे के सारे उपरोक्त जो है कथन, ये सारे के सारे शब्द जो है सहज माने जाते हैं। इसके बाद में आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर इंटरनेट का पहला दौर कब तक चला? तो विश्व स्तर पर जो है इंटरनेट का पहला दौर माना जाता है 1982 से 1992 तक। उसके बाद में 56 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया विश्व स्तर पर इंटरनेट का दूसरा दौर कब चला? तो आपको पहला दौर अगर पता है तो दूसरा दौर आइडिया लग सकता है कि इसमें जो है आपका दूसरा दौर जो है 1993 से 2001 तक। उसके बाद में है रेडियो मूल रूप से है तो रेडियो मूल रूप से क्या है? तो रेडियो जो मूल रूप से है वो है एक रेखीय माध्यम है। इसके बाद में आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की संरचना आधारित होती है, किस पे आधारित होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली पे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है 59 क्वेश्चन है आपका, और इसमें पूछा गया आपसे वास्तविक रूप से इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो वास्तविक रूप से इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत जो है 1983 से 2002 के बीच मानी जाती है। उसके बाद में 60वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे नई वेब भाषा है, तो नई वेब भाषा जो है HTML, इसको बोलते हैं नई वेब भाषा। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में टेलीविज़न पर खबर वास्तव में कितने हिस्सों में बटी होती हैं? तो टेलीविज़न पर जो खबर है वो वास्तव में 2 हिस्सों में बटी होती हैं। उसके बाद में आपका 62 नंबर है, किसी भी बड़ी खबर को टीवी पर किस रूप में दिखाया जाता है? तो किसी भी बड़ी खबर को टीवी पर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में दिखाया जाता है। उसके बाद में 63 नंबर, मुद्रित माध्यमों की विशेषता क्या है? तो यानी कि आपको पूछनी बताए गए हैं ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है। तो मुद्रित माध्यमों की ये सारी विशेषताएं जो हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में आपका 64 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो रेडियो माध्यम है, तो किस चीज़ का माध्यम है? तो ये श्रव्य माध्यम है, सभी को पता होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, डॉट कॉम कंपनियों के बंद होने का क्या कारण था? तो डॉट कॉम कंपनियों के बंद होने का विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार का अभाव होने के कारण। उसके बाद में 66 नंबर है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का
कौन सा दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का, भारत में पूछ रहा है, विश्व में नहीं पूछ रहा है। ध्यान रखना है आप कौन से क्वेश्चन को किस तरह से ढंग से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें दूसरा दौर चल रहा है। इसके बाद में 67 है, जब रिपोर्टर घटनास्थल पर होता है तब खबरों का प्रारूप किस चरण में होता है। तो रिपोर्टर जब घटनास्थल पे होगा तो जो है फोन इन के प्रारूप में होता है, फोन इन के प्रारूप में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए शानदार प्रस्तुति देते ये बच्चे इस तरह की खबर संरचना के किस माध्यम के लिए प्रयुक्त है। तो ये वाला जो है आपका प्रयुक्त हो जाएगा टीवी के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 69 नंबर, रेडियो के समाचार लेखन के लिए आवश्यक बुनियादी बातें क्या हैं। तो रेडियो के समाचार माध्यम के लिए आपका जो आवश्यक बुनियादी बातें हैं ये दोनों ऊपर वाली साफ सुथरी और डेडलाइन और संदर्भ सभी की सभी आ जाए, यानी 100 ऑप्शन जो अ और ब दोनों जो है ये करेक्ट हैं। उसके बाद में 70 नंबर जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पे 81 टोटल क्वेश्चन देखेंगे, 70 पे पहुँच चुके हैं। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को टाइप किया जाना चाहिए। तो किस स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपसे समझ में नहीं आएंगे और आप जो है उसको बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ट्रिपल स्पेस में जो है इसको जो है टाइप किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो है आपका भारत में इंटरनेट पत्रकारिता दूसरा दौर कब से शुरू हुआ। तो ये जो दौर शुरू माना जाता है ये माना जाता है 2003 से, दूसरा दौर। उसके बाद भारत में 72 की बात करें तो निम्न में से कौन भारतीय इंटरनेट साइट है। भारतीय इंटरनेट साइट पूछा है तो इसमें से कौन सी है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी भारत की है, IBN भी भारत की है और आउटलुक भी भारत की है। तो ये सभी की सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 73, रेडियो समाचार लेखन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो निम्न में से रेडियो समाचार के लिए आवश्यक है 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। यानी कि रेडियो समाचार में जो है ये 1 से लेकर 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाना आवश्यक है। उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट इसकी बात करते हैं 74, टेलीविज़न माध्यम है। तो टेलीविज़न कैसा माध्यम है, सभी को पता है कि सब लोग जो है उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दृश्य और श्रव्य माध्यम है। 75 नंबर जो क्वेश्चन है, टीवी के लिए खबर लिखते समय किस तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो टीवी के लिए जो है ये आपका वाइट और कथन और उसके अलावा प्राकृतिक आवाज़ें जिसको नेट साउंड भी बोलते हैं, इन दोनों का आवश्यक है। तो 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर है, नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है। तो नेट साउंड जो है वो टेलीविज़न से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित नहीं है, गलत मत कर देना। उसके बाद में है, टेलीविज़न के लिए समाचार या स्क्रिप्ट लिखते समय कौन सी बात ध्यान रखनी आवश्यक है। स्क्रिप्ट लिखते समय टेलीविज़न के लिए समाचार या स्क्रिप्ट लिखना है तो कौन सी बात ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। यानी कि जो दृश्य दिखे जा रहे हैं शब्द उसके अनुकूल हों। पता चला कि शब्द अलग अलग हो गए और दृश्य अलग हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, जैसे आप म्यूट करके कोई गाना देख लीजिए। उसके बाद में आपका 78 है, सर्वप्रथम किस सदी में रेडियो के विकास की शुरुआत हुई। तो ये कौन सी सदी थी जब रेडियो विकसित हुआ या उस सदी में रेडियो विकास किया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 19वीं सदी। उसके बाद में 79 नंबर जो कि आपका प्रसार भारती का गठन कब किया गया। तो प्रसार भारती का गठन जो है वो किया गया 1997 में। उसके बाद में भारत में FM रेडियो के प्रसारण की शुरुआत कब की गई। तो भारत में जो FM रेडियो की शुरुआत जो है 1993 में की गई। और समाचारों को संकलित करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अंतिम क्वेश्चन है ये आपके हिंदी कोर्स से। तो यहाँ पर जो है वो कहलाता है संवाददाता। तो इस तरह से आपने देखे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी के सभी, जो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो सारे देख लिए आपने। और इन सभी क्वेश्चंस को आप अगर PDF चाहिए तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। आशा करता हूँ आपने ये वीडियो देख लिया होगा और जो है आपके सामने प्ले लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, चाहे तो आप सारे अपने सेट्स के सॉल्यूशंस भी यहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके दूसरे विषय के भी अगर ऐसे ही सॉल्यूशन चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो उनके लिए भी आप कमेंट कर दें। आपके कमेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है कि आपका सोल्यूशन आएगा या कितना जल्दी आएगा या कितना लेट आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।